हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। और तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नए चैप्टर के बारे में। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर जो इनहेरिटेंस वर्ड है ये आपका सुना सुनाया है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जब आप बात कर रहे थे यहाँ पर हेरिडिटी के बारे में, तो वहां पर आपने इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, इसके बारे में आपने बात की थी यहाँ पे। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था जिसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पे हेरिडिटी के बारे में, जिसमें प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं यहाँ पे, जिसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में आपने बात की है, आपने मॉर्गन्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की है। तो उसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे ट्रांसफर यहाँ पर होते हैं, क्या क्या लॉस आपके पास आते हैं, क्या एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात ही कर रहे हैं, यानी कि जो कैरेक्टर हैं वो क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस की। इसका मॉलिक्यूलर बेस क्या है यहाँ पे? जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, आपको कुछ बैक साइड में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका कुछ डीएनए जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये डीएनए का ही स्ट्रक्चर है। इस चैप्टर में हम डीएनए के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले प्रीवियस जो आपका चैप्टर है उसमें आपके कुछ जो टॉपिक हैं, छोटे छोटे एक दो टॉपिक आपके वो रह जाते हैं। आप लोग एक बार उन्हें पढ़ लेंगे घर से, क्योंकि आपको होमवर्क में दिए गए थे। अगर कहीं पे डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं इस चैप्टर पे और बात करते हैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो ये डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पर पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। सबसे पहले तो आप डीएनए के बारे में क्या पढ़ेंगे? अभी तक अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या जानते हैं डीएनए के बारे में, तो सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म जानते होंगे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है? इस शब्द का जो मतलब है उसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे। यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है उसमें ही इसके जो स्ट्रक्चर है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि संरचना के बारे में। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो हम देखेंगे डीएनए अलग अलग चीजों से मिलकर के बना है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप है, जैसे कि नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे कि पेंटोज शुगर होती हैं। तो हमें देखने की पेंटोज शुगर कहाँ से आई है, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि इस प्रकार से ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में अगर हम बात करें, ये एन होगा, नोट। नाइट्रोजनस बेस के बारे में अगर हम बात करें तो आपने प्रीवियस लेक्चर में दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस देखे थे, प्यूरिन एंड पेरिमिडिन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो प्रकार के क्या देखे थे, नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात की थी। प्यूरिन और पिरिमिडिन दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन एडेनिन एंड ग्वानिन आपने पढ़ा था, पिरिमिडिन आपने थायमिन एंड साइटोसिन पढ़ा था। ठीक है, आरएनए की बात करें तो यूरेसिल की बात यहाँ पे हुई थी। तो हमने कहा यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं वो हम डिटेल में डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ आपने ये भी एक चीज देखी है कि जो डीएनए है उससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या बात हुई थी कि जो डीएनए है उससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन एक कैरेक्टर को के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं, कोडोन बनते हैं। यही हमने कहा था कि जो 3 नाइट्रोजनस बेस होंगे यहाँ पे, जैसे ये एक स्ट्रैंड है और इस पे क्या है, 3 नाइट्रोजनस बेस हैं, इनका क्या होगा, एक कोडोन होगा। 3 नाइट्रोजनस बेस का एक कोडोन यहाँ पे बनता है। वो कैसे बनता है तो कुछ इस बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि कोडोन कैसे बनते हैं, कोडोन बन रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो अलग अलग टर्म्स हमारे पास आएंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम डीएनए के स्ट्रक्चर से यहाँ पर करेंगे, जो कि आपके बुक में भी यहाँ पे दिया गया होगा, इजी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना है, उन चीजों का स्ट्रक्चर कैसे है, और अब वो चीजें कैसे एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं, बॉन्ड बना रही हैं। यानी कि हम बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, यानी कि जैसे नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से जुड़े हैं तो वहां पर कौन सा बॉन्ड होगा। जैसे कि आपने कहा कि फिर पेंटो शुगर वहां पर होती है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड होगा, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा चैप्टर के बारे में, चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द डीएनए एंड आरएनए वॉर। सबसे पहले तो हमें ये चीज बताई जाती है कि अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो मैक्सिमम या ऑलमोस्ट सभी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है, उन कुछ में आते हैं जैसे कुछ वायरस आते हैं उनमें आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम जो होते हैं उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे पाया जाता है। अब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसका पता कैसे लगता है ये भी हम इस चैप्टर में आगे बात करेंगे। जैसे कि अगर आप चैप्टर का एक थोड़ा ओवरव्यू ले लें कि हम क्या क्या यहाँ पे पढ़ने वाले, तो हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ा सा डीएनए की। डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, डिटेल स्ट्रक्चर, जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन की। न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है डीएनए के स्ट्रक्चर की। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक चेन बनाते हैं, और ऐसे ही जब दो चेन आपस में क्या होती है, मिलती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो बना है, यानी कि डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो ये हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए, यानी कि पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये पैकेजिंग है एक्चुअली में। क्रोमोसोम हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे हमने दिखाया है क्रोमोसोम। जब आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है, आपने क्रोमोसोम को जब खोल के देखा तो ये इस प्रकार से एक थ्रेड था। जब इस थ्रेड को खोल करके देखा गया तो आपको कुछ ऐसे दिखाई दिए, कुछ बंडल, और उस बंडल में लिपटी हुई आपको कुछ धागे दिखाई दिए हैं, ठीक है। जब आपने इन्हें खोल करके देखा तो ये जो धागे थे ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर थे। आप समझ रहे हैं कि ये वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, और इस प्रकार से आपके पास जो क्रोमोसोम आते हैं, तो क्रोमोसोम आते आते वो जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स आपके पास आ जाता है। तो पैकेजिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं यहाँ पर डीएनए के, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिए तो वही आपके साइलेंट फीचर्स आ जाते हैं। बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है स्ट्रक्चर के बारे में, तो साइलेंट फीचर आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि डिस्कवरी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। हम बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहाँ पर देखेंगे। हम डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आते हैं आपके पास, जैसे इस प्रकार के जो इमेजेस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर हम प्रॉपर्टी देखें जेनेटिक मटेरियल की तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है कि चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं यहाँ पे, जिसमें हमें बता रखा है ओवर द ईयर्स आफ्टर मेंडल द नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड। आपने कहा मेंडल के एक्सपेरिमेंट के काफी टाइम बाद जेनेटिक मटेरियल का जो नेचर था उसे इन्वेस्टिगेट किया गया यहाँ पे, ठीक है। resulting in realization that DNA is the genetic material in majority of organism। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब जेनेटिक मटेरियल पे स्टडी की गई तो उसका रिजल्ट ये पाया गया कि मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ठीक है। अब यही एक्सपेरिमेंट लास्ट के जो आपके टॉपिक होंगे, यही आपके पास एक्सपेरिमेंट आते हैं जो कि कुछ देर पहले आपको दिखाए गए थे। हमने कहा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म है, एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। अभी आपको इन दो शब्दों में बहुत यहाँ पे सिमिलैरिटी दिख रही होगी, ठीक है। इनमें डिफरेंस जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और एक है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यानी कि अगर हम देखें ये डीऑक्सी है और ये क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। इसका मतलब क्या होगा, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर में हमें समझ आएगा कि डीऑक्सी राइबोस का मतलब क्या होता है और राइबोस का मतलब क्या होता है, ठीक है। आर टू मेजर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमने कहा डीएनए और आरएनए दो प्रकार के जेनेटिक मटेरियल हमारे पास आते हैं फाउंड इन लिविंग सिस्टम। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इस लाइन का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है।
लेकिन अभी आपको रटने के लिए नहीं बोला जाएगा। स्ट्रक्चर जब आप पढ़ रहे होंगे आपको खुद समझ आ जाएगा। जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड के क्या है, पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए की जो इकाई होती है, जैसे हम कहते हैं हमारे शरीर की इकाई क्या है, कोशिका है। जैसे एक और चीज हमारे पास आता है हमारा नर्वस सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे थे हमने बोला था न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्योंकि नर्वस सिस्टम किस, आपने का पूरा जो सिस्टम है वो टिश्यू से मिलकर के बना हुआ। तो कौन से टिश्यू से मिलकर के बना है, आपने का नर्वस टिश्यू से। नर्वस जो टिश्यू है, क्योंकि टिश्यू सेल से मिलकर के बना होता है, तो आपने का नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व सेल या न्यूरॉन से मिलकर के बना है। तो न्यूरॉन बेसिकली सबसे छोटी यूनिट वहां पर होती है, क्योंकि आपने का न्यूरॉन से मिल करके ही पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो बना है। वैसे ही हमने कहा अगर हम बात करें यहाँ पर डीएनए की, तो डीएनए भी एक यूनिट होती होगी और उसी से मिलकर के वो बना होगा। तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड वो यूनिट आती है, ठीक है। पहले बनता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड ही वो यूनिट होगी जो रिपीट हो करके डीएनए को बनाती है। एक्चुअली में यूनिट उसे कहते हैं कि जो क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है और वो रिपीट हो करके पूरे उस स्ट्रक्चर को बना रही है। जैसे सेल है, सेल कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब सेल जो है वो ऐड हो करके बहुत सारी सेल्स ऐड हो करके टिश्यू बनाती हैं और इसी प्रकार से पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती है। वैसे न्यूक्लियोटाइड एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है और ये रिपीट हो करके, यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड, और इसी प्रकार से पूरी एक क्या बनाती है, यहाँ पे चेन बना रही है। तो हमने कहा कि ये एक जो एक यूनिट है, इसे हम क्या कह रहे हैं, एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसे हम यूनिट कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, और इसी प्रकार से दो चेन बनती है और वो दो चेन आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती है और डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, क्लियर है अभी तक की बात, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमने कहा डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, वेराज आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। और यहाँ क्या होता है, अगर हम वायरस की बात करें तो वहां पे कुछ वायरस में आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। अब आप ये सोचेंगे तो इसका मतलब क्या ये है कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है? हमने कहा आरएनए ही नहीं होता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। ठीक है, वैरायटी यहाँ पे मिलती है हमें। अब हमने कहा आरएनए मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर। आपने कहा आरएनए जो है, अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में भी आपने कहा जब कोई प्रोटीन बन रही है तो डीएनए से आरएनए बनेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है। आपने कहा आरएनए जो काम करता है एज अ मैसेंजर काम करता है, यानी कि संदेशवाहक के रूप में काम करता है। आरएनए हैज अदर फंक्शंस एज अ अडेप्टर, स्ट्रक्चरल और एज अ कैटेलिक मॉलिक्यूल। तो आरएनए के ये फंक्शंस होते हैं, जैसे जब हम बात करेंगे डीएनए से जब आरएनए का फंक्शन होता है या जब कोडोन बन रहे हैं तो वहां पर आप सारे फंक्शंस को देख सकेंगे। तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें आपको बता रखा है डीएनए और आरएनए के बारे में, एक बार आप लोग रीड करेंगे और इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट्स होंगे उन्हें नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास आता है। यहाँ पे सेम चीज आपको यहाँ पे बता रखी है जिसमें हमने पढ़ा है। ठीक है, मेंडल के बाद के वर्षों में आनुवंशिक सामग्री की प्रकृति की जांच की गई, जिसमें परिणाम स्वरूप यह एहसास हुआ कि डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक सामग्री है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए जीवित जीवों में पाए जाने वाले दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है, जबकि कुछ वायरस में आरएनए आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। आरएनए अधिकतर संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। आरएनए के अडेप्टर संरचनात्मक या उत्प्रेरक अणु के रूप में अन्य कार्य हैं। ठीक है, डीएनए की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं डीएनए की डिस्कवरी में। यहाँ पे आपने कहा डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस इन न्यूक्लियस। डीएनए जो है नाभिक में एक अम्लीय पदार्थ है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी कभी ये जो क्वेश्चन है आपके, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे जनरल क्वेश्चंस आपके आते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं हैं, या कहीं जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस बनते हैं तो ऐसे बन जाते हैं कि डीएनए की प्रकृति बताइए, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। तो अगर आप जान रहे हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, एसिड है, तो कैसी है प्रकृति, आपने कहा अम्लीय होगी। ठीक है,
It was first identified a Friedrich measure in 1869. He named it as a nuclei. आपने तो इसकी पहचान सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। उन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था, तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या नाम दिया गया, न्यूक्लिन नाम दिया गया। In 1953, double helix structure of DNA was given by James Watson and Francis Crick. Based on X-ray diffractions, data produced Muric, Wickens and Rosalind Franklin. आपने कहा कि 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी, जो मॉरिस विकलिंग और रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा निर्मित एक्स-रे विवर्तन डेटा पर आधारित थी। ठीक है, तो ये डीएनए की हिस्ट्री यहाँ पर आती है। ठीक है, अगर आप और इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे और सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं। एक और चीज आपको ये ध्यान देनी है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो बुक अपने सामने रखेंगे और ये ध्यान देना है कि आपकी बुक में क्या दिया गया है। आपकी बुक में हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी गई हों जो आपको पढ़ करके और अच्छे से समझ आए। हो सकता है आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हों जो आपकी बुक में नहीं हो, तो वो आप क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे। तो इसीलिए बुक आपके सामने रखनी है और इम्पोर्टेंट चीजें नोट करती रहनी है। तो चलिए सारे जो पॉइंट्स आप नोट कर लें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। एक इमेज जो आपकी बुक में भी आपको दी गई होगी, ये डिटेल स्ट्रक्चर है डीएनए का यहाँ पे। और अगर मैं कहूँ कि इससे डिटेल स्ट्रक्चर भी आपके पास आएगा। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए जो बना होता है वो मेनली 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो अगर हम कंपोजिशन देखें डीएनए का तो वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। पेंटोस शुगर, ये जो आपके पिंक कलर की जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये होती है पेंटोस शुगर। एस लिखा है, S4 शुगर है। ठीक है, सबसे पहला होता है पेंटोस शुगर। सेकेंड जो आपके पास आता है वो आता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जो आपको येलो कलर के ये आपको पी जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जहाँ पे पी लिखा हुआ है छोटे, ये तो 5-3 है, ये पी जो है ये या ये आपके आते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और थर्ड जो आपके आते हैं वो आते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, ये जो बॉल आपको दिखाई दे रही है अलग अलग डिफरेंट कलर की, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये हमारे आते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस बेसिकली 2 टाइप के आपके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये प्यूरिन है और ये आपके, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्यूरिन है तो ये सारे ही प्यूरिन होंगे। चलिए मैं हटा देती हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आपने कहा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एक प्यूरिन है तो सारे प्यूरिन होंगे, एक पिरिमिडिन है तो सारे पिरिमिडिन होंगे। जैसे अगर आप देखेंगे ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन से कनेक्ट हुआ है, अगेन ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन से कनेक्ट हुआ है। अब ये यहाँ पर क्या आ गया है, पिरिमिडिन आ गया है, ये प्यूरिन से कनेक्ट होगा, ये पिरिमिडिन आ गया है, ये प्यूरिन से कनेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे प्यूरिन लिखा है तो ये सारी लाइन जो है वो प्यूरिन की होगी, ये सारी लाइन जो पिरिमिडिन की होगी। ठीक है, मैं हटा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं करना है। अब आपके पास आता है अगर डिटेल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो डिटेल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे पेंटोस शुगर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे पेंटोस शुगर के बारे में कि पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि आपको काफी हद तक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पेंटोस शुगर कुछ इस प्रकार की होती है। बस आपको यहाँ पे क्या करनी है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम फॉस्फेट ग्रुप, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंटोस शुगर से क्या जुड़ी हुई है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैं सीक्वेंस बता दे रही हूँ, हमें करना क्या है, सबसे पहले पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर हमें देखना है, फिर पेंटोस शुगर से जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर,
फॉस्फेट ग्रुप पेंटोस शुगर से कैसे जुड़ा है वो हम देखेंगे। उसके लिए फॉस्फेट जो है ग्रुप है उसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला जो है। अब यहाँ पर आपने कहा कि जो बॉन्ड है इसका नाम क्या होगा, इस बॉन्ड का नाम हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक स्ट्रक्चर बना है शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब तीसरी चीज इसमें जोड़ेंगे वो है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि आपका आता है एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, ठीक है। ये फॉस्फेट है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। तो आपको बता रखे कि इन सारी चीजों से मिलकर के क्या बना होता है, डीएनए बना होता है। तो हमें नाइट्रोजनस बेस, अब हम क्योंकि नाइट्रोजनस बेस प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें भी हमने पढ़ा है, तो हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन में आपने एडेनिन एंड ग्वानिन पढ़ेंगे, पिरिमिडिन में आप साइटोसिन एंड थाइमिन पढ़ेंगे। और जब हम आरएनए की बात करेंगे तो थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। इतना हम जानते हैं। अब हमें करना है पेंटोस शुगर से ही आपने कहा थाइमिन यहाँ पे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस कहेंगे तो थाइमिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। तो पेंटोस शुगर से अब नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का क्या नाम होगा ये भी हमें देखना है, ठीक है, कि इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे। अब आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें हमने कहा शुगर है, शुगर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और थाइमिन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो यूनिट है उसका फॉर्मेशन होता है। अब ऐसे ही ये एक यूनिट है, इस यूनिट से सेम दूसरी यूनिट जुड़ेगी। अगर आप देखेंगे सर्कल बनाएंगे, ये एक यूनिट है, इस यूनिट से ये यूनिट जुड़ी होगी, इस यूनिट से ये यूनिट जुड़ी होगी और इस यूनिट से ये यूनिट जुड़ी होगी आपस में, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, सेपरेट यूनिट देखी, यानी कि पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों जब मिलते हैं तो एक यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे अलग अलग यूनिट यहाँ पर मिलती हैं और जब ये मिलती हैं तो आपने कहा कि कैसे मिलेंगी, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पेंटोस शुगर है इससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये फॉस्फेट ग्रुप दूसरे शुगर से जुड़ी हुई है। तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का नाम क्या है। तो बेसिकली तीन बॉन्ड हमारे पास आएंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। पेंटोस शुगर जो है यहाँ पर वो फॉस्फेट ग्रुप से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो किस प्रकार से जुड़ी हुई है, और नीचे ये जो फॉस्फेट है ये कौन सा बॉन्ड यहाँ पर आता है। तो तीन बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये एक आपको स्ट्रक्चर दिखाए गए है, एक बार आप लोग घर से क्या करेंगे, पढ़ करके लेकर के आएंगे जो भी संरचना आपको बताई गई है आपकी बुक में, तो एक बार आप लोग रीड करके लेकर के आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका